तो दोस्तों कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नजदीक आता जा रहा है और यदि आपने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के दोस्तों अर्थशास्त्र में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस आप ये दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका दोस्तों अर्थशास्त्र का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका अर्थशास्त्र बिल्कुल दोस्तों क्लियर हो जाएगा। आपको मैं बिल्कुल याद करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर बता कर। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों ये जो हमारा अर्थशास्त्र होता है इसमें दोस्तों हमारा कितना नंबर का आता है दोस्तों? ये दोस्तों 15 नंबर का होता है, यानी अर्थशास्त्र 15 नंबर का होता है दोस्तों। यानी यदि हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमारा 15 नंबर छूट जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका दोस्तों 15 नंबर पक्का होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। अब चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में किस किस टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो चलिए समझते हैं। दोस्तों ये जो हमारा अर्थशास्त्र है इसका दोस्तों हमारा पहला चैप्टर क्या है? विकास। तो सबसे पहले दोस्तों हम विकास चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख। और चौथा दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों हम इसे पढ़ेंगे और उपभोक्ता अधिकार। यानी इन 5 चैप्टर को आज हम इतना विधिवत पढ़ लेंगे दोस्तों कि आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों फटाक से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और दोस्तों उनको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन था जो कि है दोस्तों राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों पिछले वर्षों में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग फटाक से नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं इसके आंसर पर। तो दोस्तों ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है। यानी हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक हेडिंग बना लिया है राष्ट्रीय आय। अब इसके बारे में चलिए हम समझते हैं, जो कि है एक निश्चित समय में देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक निश्चित समय में देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक बार दोबारा समझिए कि एक निश्चित समय में देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब दोस्तों आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, तो चलिए मैं समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक देश है दोस्तों, एक देश है और वह निश्चित समय में उसके जो वहां के मूल निवासी अर्थात दोस्तों जो वहीं के निवासी हो यानी वहीं के नागरिक हो। जैसे बहुत लोग जाते हैं काम करने, तो वो लोग नहीं दोस्तों, जो मूल नागरिक हैं उन सभी के आय को, आय मतलब दोस्तों जितना वो कमाते हैं यानी उनकी कमाई को राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्रीय कमाई कहते हैं। एक बार दोबारा समझिए कि एक निश्चित समय में देश के सभी मूल निवासी यानी सभी मूल निवासी या मूल नागरिक के कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। उसके बाद में है ऐसे देश जिनकी कुल आय उच्च है। यानी कुछ ऐसे देश भी होते हैं जहां पर दोस्तों उनकी आय उच्च होती है यानी अधिक होती है। तो एक बार यहां से दोबारा समझिए, ऐसे देश जिनकी कुल आय उच्च है, उच्च मतलब अधिक है, उन्हें विकसित देश कहा जाएगा। किसे विकसित देश कहा जाएगा? जिनकी दोस्तों आय क्या है? उच्च है। एक बात और समझिए, ऐसे देश जिनकी कुल आय उच्च है उन्हें विकसित देश कहा जाता है। विकसित देश दोस्तों जहां पर दोस्तों विकास हो। जैसे कि दोस्तों हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत एक विकासशील देश है। भारत विकासशील क्यों है आप लोग सोच रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो हमारी भारत की राष्ट्रीय आय है वो दोस्तों अभी हमारे विकसित देश के आय से अभी कम है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा भारत विकासशील देश है, लेकिन जिन देश की राष्ट्रीय आय उच्च होती है वो देश दोस्तों विकसित होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद है ब्रिटेन, जापान। ये दोस्तों क्या है? ये विकसित देश है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान क्या है? विकसित देश है। इसके बाद में है यह एक उपयोगी उपाय नहीं है, मतलब यह एक अच्छा उपाय नहीं है क्योंकि देश की आबादी अलग अलग है। तो ये जाहिर सी बात है कि अलग अलग देशों में अलग अलग आबादी होगी। जैसे दोस्तों
मैं देश की बात ना कर अपने राज्य की बात कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में अलग जनसंख्या है, और उसके बाद दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड की, तो दोस्तों वहां की आबादी या जनसंख्या अलग है। इस प्रकार से दोस्तों विभिन्न देशों की आबादी अलग अलग है, यानी क्योंकि देश की आबादी अलग अलग है, सभी देश की आबादी एक समान नहीं है। और कुल आय की तुलना किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत राशि को नहीं बताएगी, यानी ये जो हमारी कुल आय है ये, यानी दोस्तों ये जो हमारा कुल आय होता है इसकी तुलना किसी एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत राशि को नहीं बताएगी, यानी ये जो हमारी कुल आय होगी इसकी तुलना दोस्तों किसी व्यक्ति द्वारा कमाई गई धन की औसत राशि को नहीं बताएगी। यानी इस प्रकार दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय आय था इसमें समाप्त हो गया है। एक बार दोबारा से फटाक से समझते हैं कि एक निश्चित समय में देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी किसी देश में निश्चित समय में उस देश के सभी मूल नागरिकों के आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय आय क्या है तो आपने फटाक से बता देंगे कि किसी देश में निश्चित समय में उस देश के सभी मूल निवासियों के कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग बता देंगे कि ऐसे देश जिनकी आय उच्च होती है, जिनकी आय क्या होती है, उच्च होती है, उन्हें विकसित देश कहते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रति व्यक्ति आय पर कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये जो दोस्तों थी ये हमारी राष्ट्रीय आय थी। अब आएगा दोस्तों हमारा प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने प्रति व्यक्ति आय पर कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैंने इसे लाल मार्कर से क्यों लिख दिया है। तो दोस्तों जो नीला कलर का मार्कर था उससे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा हल्का कलर दिखाई पड़ रहा होगा। ये दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति मतलब क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति की कमाई। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर है प्रति व्यक्ति आय किसी देश या राज्य की तुलना में सहायक है, यानी प्रति व्यक्ति जो आय होता है वो किसी देश की या किसी राज्य की तुलना करने में सहायक होता है। तुलना मतलब दोनों में अंतर समझने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से इसके आगे है इसकी गणना कुल आबादी द्वारा देश की कुल आय, यानी देश की कुल आय को विभाजित करके की जाती है, यानी कुल आबादी द्वारा देश की कुल आय को विभाजित किया जाता है, यानी देश की आय बटे आबादी। समझ गए दोस्तों, देश की आय बटे देश की कुल आबादी इतना कर दें दोस्तों तो आपका प्रति व्यक्ति आय निकल आएगा। उसके आगे दोस्तों इस माध्यम से आय की तुलना करने में कमियां आती हैं, यानी जब आप इस माध्यम से आय की तुलना करते हैं तब इसमें क्या आती हैं, कमियां आती हैं, यानी छोटी छोटी त्रुटियां आती हैं। उसके बाद में है क्योंकि यह असमानताओं को छिपाता है। असमानता मतलब जिसमें दोस्तों असमानता को छिपाया जाता है। इसके आगे है जब लोगों के छोटे से हिस्से में बहुत अधिक आय होती है, यानी कम क्षेत्र में अधिक पैसा होगा तो उस देश की औसत आय भी अधिक हो जाती है। औसत आय मतलब दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, यानी चाहे दोस्तों आपको कहे प्रति व्यक्ति आय या दोस्तों औसत आय। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम एक बार इसे पुनः समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश या राज्य की तुलना में सहायक है, यानी जो हमारा प्रति व्यक्ति आय होता है ये किसी भी देश हो या कोई राज्य हो इसकी तुलना करने में सहायक होता है, यानी सहायता करता है। जैसे दोस्तों मान लिया जाए कि दो गांवों के बीच में तुलना करना है, तो दोस्तों ये जो हमारे गांव की जो हमारा पहला गांव है और दोस्तों हमारा दूसरा गांव है, यहाँ पर मैं समझा दूं, एक गांव है दोस्तों ए, एक गांव है दोस्तों बी। अब दोस्तों क्या करेंगे हम इसकी पूरी जनसंख्या को दोस्तों इसके पूरी जनसंख्या को पहले हम निकाल लेंगे कि इन दोनों की आबादी कितना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा ये वाला है तो ये वाले का हमें दोस्तों प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले जानेंगे दोस्तों इसकी राष्ट्रीय आय, देश की या इस गांव की कुल आय। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गांव की कुल आय बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों गांव की कुल आबादी, यानी कुल आय बटे कुल आबादी कर देंगे दोस्तों कुल आबादी। यहाँ पर दोस्तों आबादी हो जाएगा, यानी कुल आय बटे कुल आबादी कर देंगे तो ये जो हमारा ये कहा दोस्तों इस गांव के दोस्तों प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगा और इस गांव का भी ऐसे
ऐसे सेम निकालेंगे तो इस गांव का भी दोस्तों प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगा। तो जिस गांव की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह गांव दोस्तों अच्छा माना जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा कि जिस गांव की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उस गांव को अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों है प्रति व्यक्ति आय किसी देश या राज्य की तुलना में सहायक होता है। इसकी गणना कुल आबादी द्वारा देश की कुल आय को विभाजित करके की जाती है। इसे औसत आय भी कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारा प्रति व्यक्ति आय होता है इसे औसत आय भी कहते हैं। इस माध्यम से आय की तुलना करने में कमियां आ जाती हैं। इसके बाद में क्योंकि यह असमानताओं को छिपा देता है। असमानता मतलब जो हमारी समानता ना है इसे उसको छिपा देता है। जब लोगों के छोटे से हिस्से में बहुत अधिक आय होती है तो औसत आय भी अधिक हो जाती है। यानी छोटे से गांव में अधिक आय होगी तो दोस्तों वह गांव भी अच्छा माना जाएगा, यानी उस गांव की औसत आय भी अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये दोस्तों हमारा समाप्त होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को इस समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और फटाक से अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि दोस्तों है मानव विकास सूचकांक क्या है वर्णन करिए। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो दोस्तों हमारा ये प्रश्न है ये 2023-24 में पूछा गया दोस्तों, यानी इस बार भी पक्का पूछा जाएगा। और कितने नंबर का पूछा जाएगा तो दोस्तों ये प्रश्न है जो दोस्तों 6 नंबर का आएगा दोस्तों। आएगा दोस्तों तो ये 6 नंबर देकर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इसे ध्यान से समझिएगा और इसे आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके पास ये हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं मानव विकास सूचकांक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मानव विकास सूचकांक है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों यह सूचकांक एक ऐसा मापदंड है। मापदंड का अर्थ है दोस्तों एक मानक है, या फिर जैसे मान सकते हैं इसे किसी चीज को यदि हमें तोलना है तो उसे हम ग्राम में तोलते हैं, किलोग्राम में तोलते हैं। उसी प्रकार से है कि यह सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। यानी इसी के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर उसका स्थान निर्धारित किया जाता है, उसका क्रम निर्धारित किया जाता है कि वह देश कैसा है, यानी उसका क्रम और स्थान निर्धारित किया जाता है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने 1990, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का क्या किया, प्रयोग किया। एक बार दोबारा समझिए कि यह सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया। ये दोस्तों हमारा हेडिंग था कि मानव विकास सूचकांक क्या है। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि मानव विकास के घटक कौन कौन से हैं। जब आप दोस्तों ये 6 नंबर में आएगा तो इसके दोस्तों आप लोगों को घटक भी लिखने रहेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मानव विकास के घटक क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर है मानव विकास एक विस्तृत अवधारणा है। विस्तृत अवधारणा का अर्थ दोस्तों यानी जो हमारा मानव विकास है ये बहुत विस्तृत यानी बहुत बड़ा यानी सभी जगह पर विस्तृत है यानी फैला हुआ क्या है, अवधारणा है। इसमें मनुष्य के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जीवन का विकास शामिल है। यानी ये जो हमारा मानव विकास का घटक है इसमें हमारे मानव जीवन का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और राजनीतिक जीवन भी शामिल है। इसी के आगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास को निर्धारित करने वाले निम्नलिखित कितने घटक बनाए हैं, 3 घटक बताए हैं। यानी एक बार समझिए इसे दोबारा से कि मानव विकास एक ऐसी विस्तृत अवधारणा है, इसमें मनुष्य के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जीवन का विकास शामिल है। यानी ये जो हमारा मानव विकास है इसमें ही मानव जीवन के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन भी शामिल है। उसके आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास को निर्धारित करने वाले निम्नलिखित 3 घटक बताए हैं। अब कौन से हैं वो 3 घटक, चलिए फटाक से इसके चलते हैं घटक पर। लेकिन दोस्तों आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पक्का पूछा जाएगा दोस्तों इस बार 2026 में।
और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपको दोस्तों इसमें 15 नंबर पक्का कराने वाला हूं। और लास्ट में मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाला ही जो छपेगा, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अब हम चलते हैं इसके घटक पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मानव विकास सूचकांक के घटक पर, क्योंकि इसके दोस्तों 3 घटक होते हैं, तो तीनों में से दोस्तों हम चलिए समझते हैं। दोस्तों हमारा पहला घटक हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, दूसरा हो जाएगा शिक्षा स्तर यानी साक्षरता। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे जीवन प्रत्याशा क्या है, और ये दोस्तों क्यों सहायक है। तो यहाँ पर दोस्तों मानव विकास सूचकांक के अनुसार जिन देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होगी उन्हें विकसित देश माना जाएगा। यानी मानव विकास सूचकांक के अनुसार जिस देश की जीवन प्रत्याशा अधिक होगी वह देश विकसित माना जाएगा। उसके आगे है दोस्तों, इसमें केवल दीर्घायु ही नहीं बल्कि एक अच्छा व स्वस्थ जीवन जीना भी शामिल है। यानी ये जो हमारा सूचकांक है, यानी ये जो हमारा जीवन प्रत्याशा है, इसमें दोस्तों केवल दीर्घायु ही नहीं, यानी दीर्घायु का अर्थ होता है दोस्तों लंबे समय तक जीने वाला, यानी इसमें केवल दीर्घायु ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीना भी, यानी एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना भी शामिल है। बाद में है शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति देश के विकास के लिए कार्य कर सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति है वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है तो वह देश के लिए अच्छा कार्य करेगा, अन्यथा पागल नहीं कर पाएगा। यानी यदि वो मानसिक रूप से और तब वह देश के विकास के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। उसके आगे है दोस्तों शिक्षा स्तर यानी साक्षरता, यानी किसी देश में जितने लोग साक्षर होंगे, साक्षर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, साक्षर, साक्षर का अर्थ होता है दोस्तों जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हें दोस्तों साक्षर व्यक्ति कहते हैं, यानी पढ़े लिखे लोग। तो किसी देश में जितने लोग साक्षर होंगे उस देश के विकास का स्तर उतना ही अधिक ऊंचा होगा। यानी जिस देश में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग होंगे वह देश बहुत ही अधिक ऊंचा स्तर का होगा। यानी जिस देश में जितने लोग साक्षर होंगे उस देश की विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा, यानी जितने पढ़े लिखे लोग रहेंगे उतना ही उस देश का विकास का स्तर ऊंचा होगा। उसके बाद में है एक साक्षर व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वह देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो हमारा साक्षर लोग होते हैं ये हमारे देश की विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार दोबारा समझिए, जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक के अनुसार जिन देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक है उन्हें विकसित देश माना जाएगा। विकसित देश माना जाएगा, इसमें केवल दीर्घायु ही नहीं बल्कि एक अच्छा व स्वस्थ जीवन जीना भी शामिल है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति देश के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। उसके आगे दोस्तों शिक्षा स्तर यानी साक्षरता, जिस देश में जितने लोग साक्षर होंगे वह देश का विकास उतना ही अधिक होगा, और एक साक्षर व्यक्ति देश की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोस्तों हो गए हमारे 2 घटक। अब चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे घटक पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने तीसरे घटक पर जो कि दोस्तों है जीवन स्तर। अब समझेंगे दोस्तों हम कि जीवन स्तर क्या है। तो चलिए समझते हैं, जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकसित देश की श्रेणी में गिना जाएगा। यानी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकसित देश की श्रेणी में गिना जाएगा। उसके आगे है क्योंकि ऐसे देश में लोग न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि एक अच्छा जीवन स्तर भी बनाएंगे जो विकास के लिए जरूरी है। यानी जो व्यक्ति अमीर है वह न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि वह देश के विकास के लिए भी बनाएगा। यानी जिसके पास पैसा होगा वो केवल अपनी जरूरतों को नहीं पूरा करेगा बल्कि एक अच्छा जीवन स्तर बनाएगा जो देश की विकास के लिए जरूरी है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकसित देश की श्रेणी में गिना जाएगा।
क्योंकि ऐसे देश में लोग ना केवल अपनी जरूरतों को ही पूरा करते हैं बल्कि एक अच्छा जीवन स्तर भी बनाएंगे जो विकास के लिए जरूरी है। फटाक से दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब दोस्तों जो हमारा मानव विकास सूचकांक अब ये दोस्तों समाप्त होता है, यानी जो हमारा 6 नंबर का प्रश्न था ये दोस्तों अब कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम चलेंगे ये दोस्तों तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, जो कि दोस्तों राष्ट्रीय ग्राम गारंटी अधिनियम पर टिप्पणी लिखिए। इसे दोस्तों हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। इसी को दोस्तों हम कहते हैं राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी मनरेगा के ऊपर हमें क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों 2 नंबर में। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये क्या है। तो केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया, यानी अपने देश के 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक नियम बनाया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, मनरेगा। और उसे दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि दोस्तों 2005 में बनाया गया था और 625 जिलों में लागू किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक उद्देश्य क्या था, तो चलिए हम समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है जो लोग काम करने में सक्षम हैं उनको सरकार द्वारा 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, यानी जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, यानी जो काम को तलाश रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा 100 दिनों की रोजगार दिया जाएगा, यानी हर साल में उन्हें 100 दिन की रोजगार दिया जाएगा। और यदि सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाती है तो सरकार उन्हें क्या देगी, बेगारी भत्ता देगी। इसे हम बेरोजगारी भत्ता भी कहते हैं। उसके बाद में है इससे भविष्य में भूमि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी इससे हमारा जो भूमि उत्पादन है इसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया जिसे मनरेगा कहते हैं। और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो लोग काम करने के इच्छुक हैं उन्हें सरकार द्वारा 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, और यदि सरकार उन्हें 100 दिनों की रोजगार नहीं दे पाती है तो सरकार उन्हें क्या देगी, बेगारी भत्ता देगी। इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा था मनरेगा ये समाप्त होता है। इसे दोस्तों हम नरेगा भी कहते हैं और मनरेगा, ये दोस्तों दोनों है। और हाँ दोस्तों आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, यही दोस्तों आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, और नहीं तो लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों मनरेगा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों आप यही सीधा सीधा छाप देंगे। अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मनरेगा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति काम करने के इच्छुक है या सक्षम है तो उसे सरकार द्वारा 100 दिनों का काम दिया जाएगा, और यदि सरकार उसे 100 दिनों का काम नहीं दे पाती है तो सरकार उसे क्या, बेगारी भत्ता देगी। इस प्रकार से हमारा सवाल समाप्त होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। और हाँ दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि इन्हीं प्रश्नों से आपका बोर्ड परीक्षा बनेगा। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि अर्थशास्त्र आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा दोस्तों, जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलने वाला है, चाहे 2 नंबर हो या 6 नंबर हो, आपको दोस्तों यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूं। बाकी सब मुझे तो लिखना होगा दोस्तों, बहुत प्रश्न है एक चैप्टर में, लेकिन दोस्तों मैं मात्र 2 या 1 सवाल करवा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाक से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैं क्या लग रहा हूं, मैं क्या निकाल देंगे तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है संगठित क्षेत्र का वर्णन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ये दोस्तों पूछा गया पिछले वर्षों में, इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझते हैं कि संगठित क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ प्राप्त होते हैं, यानी संगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी होते हैं उन्हें सुरक्षा लाभ भी प्राप्त होते हैं। उसके आगे है उनसे एक निश्चित समय तक ही कार्य करने की आशा की जाती है। यदि वे ज्यादा कार्य करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे
वे नियोक्ता से अन्य लाभ भी लेते हैं, जैसे अवकाश काल में भुगतान, सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि सेवा अनुदान इत्यादि। इनको चिकित्सीय लाभ भी प्राप्त होते हैं तथा जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो ये पेंशन के हकदार होते हैं। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि संगठित क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में जितने लोग यानी कर्मचारी होते हैं उन्हें रोजगार सुरक्षा प्रदान होता है। उसके बाद में उनसे एक निश्चित समय तक ही कार्य करवाया जाता है, यानी जैसे सुबह तुम जो अपने यहाँ पर देखते हो दोस्तों गांव में नौकरी करने वाले व्यक्ति को देखते होंगे, एक निश्चित समय तक ही कार्य करता है, सुबह जाता है शाम को घर आ जाता है, यानी एक निश्चित समय तक ही कार्य करने की आशा की जाती है। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपने मन से, वह कर्मचारी अपने मन से अधिक कार्य करना चाहता है तो वह कर सकता है, और यदि वो अपने तरफ से अधिक कार्य करेगा तो उसे अतिरिक्त पैसा भी मिलेगा, यानी ओवर टाइम वर्क करने पर अधिक पैसा भी मिलेगा। उसके वेतन से बाहर जो काम करेगा वो उसका पैसा मिल जाएगा। तो उसके बाद में है वे नियोक्ता से अन्य लाभ भी लेते हैं। नियोक्ता मतलब जो वहां का मालिक होता है, मैनेजर होता है, उनसे अन्य लाभ भी लेते हैं। कौन कौन से लाभ लेते हैं? जैसे अवकाश काल में भुगतान, यानी जो उनकी छुट्टी होती है उसका भी वो भुगतान कराते हैं, और सवेतन छुट्टी और वेतन सहित छुट्टी करते हैं। ऐसा नहीं कि तुम चले जाओगे तो तुम्हारा वेतन नहीं मिलेगा, नहीं, वेतन सहित छुट्टी करते हैं। और भविष्य निधि सेवा अनुदान इत्यादि, यानी आपके भविष्य में भी इसका इसका सेवा अनुदान रहता है इत्यादि। इनको चिकित्सीय लाभ भी मिलते हैं, यानी यदि आपकी वहां पर तबीयत खराब हो जाती है या बीमार हो जाते हैं तो वहां पर आपको चिकित्सीय लाभ भी प्राप्त होंगे। जैसे आपको बुखार हो गया तो आपको दवा दी जाएगी, यानी चिकित्सीय लाभ भी प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। तथा जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त मतलब जब ये रिटायर हो जाते हैं, रिटायर मतलब जैसे आप काम कर रहे हैं और यदि आप 60 साल से अधिक उम्र के हो गए तो आप रिटायर हो जाते हैं, आपको उस काम को छोड़ना पड़ता है। यदि आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आप पेंशन के भी हकदार होंगे, यानी घर बैठे आपको वह कंपनी पैसा देगी, हर महीने में आपको पेंशन मिलेगा। इसके बाद तो यही है हमारा संगठित क्षेत्र। एक बार पुनः समझते हैं कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ प्राप्त होते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद है उनसे एक निश्चित समय तक ही कार्य करने की आशा की जाती है, यानी उनसे एक निश्चित समय तक ही कार्य करवाया जाने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक कार्य करते हैं, यदि वे कर्मचारी अधिक कार्य करते हैं तो उन्हें अधिक पैसा मिलता है। उसके बाद में वे नियोक्ता से अन्य लाभ लेते हैं, वे अपने मालिकों से अधिक लाभ लेते हैं, जैसे अवकाश काल में भुगतान, सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि सेवा अनुदान इत्यादि। इनको चिकित्सीय लाभ भी प्राप्त होते हैं, यानी यदि इनको बीमारी हो जाती है तो उन्हें वहीं पर दवा भी मिलेगा, और जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब ये पेंशन के हकदार होते हैं। यही दोस्तों है हमारा संगठित क्षेत्र, जिसमें दोस्तों इस प्रकार से कुछ था हमारा इसका डिफिनेशन। तो यही आपको दोस्तों वहां पर लिख लेना है, फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र जो है दोस्तों वो संगठित क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है, यानी यदि आप उसमें काम कर बिल्कुल उल्टा है। तो चलिए हम समझते हैं असंगठित क्षेत्र। ये हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर, जो कि है दोस्तों असंगठित क्षेत्र का वर्णन करिए। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं ज्यादातर सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, यानी उसमें पढ़े लिखे लोग काम करते थे। इसमें हमारे गांव के मजदूर, यानी उसमें साक्षर व्यक्ति रहते थे, इसमें असाक्षर मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा, इस क्षेत्र में नियम तथा विनियम तो होते हैं, यानी इस क्षेत्र में नियम भी होते हैं और कानून भी होते हैं, परंतु इसका अनुपालन नहीं किया जाता। यानी इसमें नियम और कानून तो होते हैं लेकिन इनको माना नहीं जाता। उसके आगे है ये कम वेतन वाले रोजगार है, जैसे कि दोस्तों अपने गांव में देखते होंगे मजदूर लोग को, जैसे हो गया दोस्तों मजदूर। उसके बाद में हो जाता है दोस्तों हमारा ये जो थवई होता है, मकान बनाता है, जिसे दोस्तों हम राजमिस्त्री कहते हैं। राजमिस्त्री, मजदूर, ये दोस्तों क्या होते हैं? कम वेतन वाले रोजगार होते हैं। उसके बाद में दोस्तों और प्रायः नियमित नहीं होते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि डेली आएंगे। यदि आपने कभी घर बनवाया होगा तो आप देखते होंगे ये जो मिस्त्री होता है 2 दिन आएगा काम करेगा, तीसरे दिन दोस्तों उसको नागा करना ही करना है, यानी वो प्रायः नियमित नहीं होते हैं, यानी हर दिन नहीं आते हैं, किसी दिन आएगा तो किसी दिन नहीं आएगा।
लेकिन दोस्तों वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि किसी दिन उसको खेत में रहना रहता है, किसी दिन उसको दवा लेने जाना रहता है, इस प्रकार से दोस्तों वो छुट्टी मार देता है। उसके बाद में दोस्तों है यहाँ अतिरिक्त समय कार्य करने और सावेतन छुट्टी, अवकाश और बीमारी की वजह से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। यानी यदि आप लेते हैं तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, यानी सावेतन छुट्टी नहीं है। और यदि आप बीमारी की वजह से छुट्टी करते हैं तो उस भर पे ही आपको दोस्तों पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन आप आओगे उस दिन का आपको दोस्तों वेतन मिलेगा। और अतिरिक्त समय कार्य करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। आप सुबह 10 बजे आइए, शाम 6 बजे जाइए, हम आपसे अधिक कार्य न करवाएंगे, न हम आपको अतिरिक्त पैसा देंगे। उसके बाद में दोस्तों इसमें श्रमिकों को बिना किसी वजह से काम से हटाया जा सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो मिस्त्री कम काम करता है उसे जो घर बनवा रहे और जो मालिक होता है वह कभी भी किसी भी मजदूर को बिना किसी वजह पूछे निकाल सकता है। यानी ये नियोक्ता के पसंद पर निर्भर करता है। यानी यदि मालिक को आपका काम पसंद आया तो आपको रखेगा, अन्यथा वो आपको कभी भी निकाल सकता है। यानी वो उसके पसंद पर निर्भर करता है। उसके बाद दोस्तों हटाया जा सकता है, ये सब नियोक्ता के पसंद पर निर्भर करती है। यानी नियोक्ता जब तक आपको चाहेगा अपने पास रखेगा, काम करने के लिए पसंद नहीं आता है तो आप उसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो था हमारा असंगठित क्षेत्र क्या है, एक बार दोबारा समझिए कि यह क्षेत्र ज्यादातर सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। यानी ये जो क्षेत्र है यह सरकारी नियंत्रण से अधिकतर बाहर होती है। उसके बाद में है इस क्षेत्र में नियम तथा कानून तो होते हैं, नियम तथा विनियम तो होते हैं, लेकिन इनका अनुपालन नहीं होता, इनको नहीं माना जाता है। उसके बाद में है ये कम वेतन वाले रोजगार है, यानी इसमें कम पैसा कमाया जा सकता है। जिसमें दोस्तों हमारे गांव के मजदूर आ गए और राजमिस्त्री आ गए, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब दोस्तों कम वेतन वाले रोजगार हैं। उसके आगे है और प्रायः नियमित नहीं होते और यह प्रतिदिन काम नहीं करते हैं। उसके बाद में है यहाँ अतिरिक्त समय कार्य करने, सावेतन छुट्टी, अवकाश और बीमारी की वजह से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। आप जिस दिन आएंगे उस दिन का आपको वेतन मिलेगा, आप जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन को आपका वेतन नहीं मिलेगा। इसके आगे है इसमें श्रमिकों को बिना किसी वजह से हटाया जा सकता है। ये सब नियोक्ता के पसंद पर निर्भर करता है। यानी यदि नियोक्ता को यानी मालिक को आपका काम पसंद आता है तो वह आपको रखेगा, अन्यथा वो आपको कभी भी हटा सकता है। यही था दोस्तों हमारा असंगठित क्षेत्र। आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर।